नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, 2024 चुनाव के पहले सबके जेल जाने की डेट आ गई है क्या? यूपी में अखिलेश ने उतार दिए कैंडिडेट, 80 सीटों पर क्या असर पड़ेगा? भाई अभी तो लोग सोच ही रहे थे अखिलेश यादव ने कैंडिडेट उतार दिए, इसका क्या असर पड़ेगा वो यूपी की 80 सीटों पर, आज उसका गणित समझाऊंगा। तेजस्वी और लालू यादव से घंटों की पूछताछ में ईडी को क्या जवाब मिला, आज उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। केजरीवाल जीत की पार्टी देने वाले थे, मोदी ने कैसे सपना तोड़ दिया, इसका चैप्टर भी है। इसके अलावा पाकिस्तानियों को बचाने के लिए लुटेरों से क्यों भिड़ गए भारतीय सैनिक? भाई पाकिस्तानी थे, उनको भारतीय सैनिक क्यों बचा रहे हैं? समुद्र में भारतीय सैनिकों की जाबाजी की यह कहानी पूरी फिल्मी है जो आपको देखनी चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान की बात करेंगे। इमरान खान का मैच ओवर हो गया है, अब भाई कभी जेल से बाहर ही नहीं आ पाएंगे क्या? कंगाल पाकिस्तान में नोटबंदी क्यों हो रही है? पीओके में ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, आज इसका चैप्टर भी है। और आखिर में किस्सा अनसुना, वाजपेयी से, अटल बिहारी वाजपेयी से मिलने के लिए किसने प्लेन हाईजैक कर लिया था, इसका अनसुना किस्सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले रोज की तरह दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के कैंप पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। इसमें सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए, 14 जवान घायल हैं। नक्सलियों का यह हमला जो सुकमा बीजापुर बॉर्डर है उस इलाके में हुआ और इस इलाके में नक्सल गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए सीआरपीएफ ने ऑपरेशन शुरू किया था। इसी दौरान जवानों के ऊपर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी। केरल में बीजेपी नेता की हत्या के 15 दोषियों को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। ये सभी 15 दोषी प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई से जुड़े। केरल में बीजेपी नेता के हत्याकांड का यह मामला 2021 का है, जब बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के सचिव रंजीत श्रीनिवासन की उन्हीं के परिवार के सामने पीएफआई से जुड़े लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। सुधांशु त्रिवेदी जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पंडित नेहरू तो 0 वोट पाकर भी प्रधानमंत्री बन गए थे और इंदिरा राजीव कैसे पीएम बने ये सब जानते हैं। खड़गे ने कहा था कि मोदी 2024 में जीते तो फिर कभी चुनाव नहीं होंगे और देश में तानाशाही होगी, जैसे पुतिन रूस में चलाते हैं सरकार वैसे ही मामला चलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक वो जिंदा है तब तक बंगाल में सीएए लागू नहीं होने देगी। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी ने सियासी फायदे के लिए सीएए का मुद्दा उठा दिया है। ममता बनर्जी बोली कि केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के बयान के जवाब में वो ये बातें कह रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूरे देश में सीएए हफ्ते भर में लागू हो जाएगा। बजट सत्र से पहले निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने का फैसला हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा चेयरमैन से बात की गई। दोनों ही निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लेने पर सहमत हुए। सरकार ने विपक्षी दलों से कहा है कि वो सदन के अंदर तख्तियां लेकर ना आए, ना ही स्पीकर और सभापति को एक्शन के लिए मजबूर करें। भारत के तेज आर्थिक विकास को देखकर आईएमएफ ने भी अपना अनुमान बदल दिया है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ने इस साल के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर अब 6.7% कर दिया है। अगले साल के लिए भी जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़कर 6.5 कर दिया गया है। हालांकि सरकार और आरबीआई का मानना है कि जीडीपी ग्रोथ 7% से भी ज्यादा रहेगी। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताऊंगा कि तेजस्वी, केजरीवाल, सोरेन 2024 के चुनाव के पहले सब जेल जाएंगे क्या? डेट आ गई है क्या? यूपी में अखिलेश ने कैंडिडेट उतार दिए, 80 सीटों पर क्या असर पड़ेगा, इसका गणित समझाऊंगा। तेजस्वी और लालू यादव से घंटों की पूछताछ में क्या निकला और केजरीवाल तो जीत की पार्टी देने वाले थे, नरेंद्र मोदी ने कैसे सपना तोड़ दिया, सबसे पहले इसी का चैप्टर। नरेंद्र मोदी को हराने चला इंडी गठबंधन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इंडी गठबंधन 2 फुट जमीन के नीचे नहीं धंसता। रोज हो रहा है
और आज आप देखिए कि इंडी गठबंधन से जुड़ी 4 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर तो यह आई कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। अभी चुनाव कब होगा यह डेट नहीं आई है, इन्होंने पहले ही लिस्ट जारी कर दी। और इतना ही नहीं, अभी तो गठबंधन को लेकर कांग्रेस से उनकी बातचीत ही चल रही थी। हालांकि यह कंफर्म नहीं है कि समाजवादी पार्टी की जो लिस्ट आई है वो कांग्रेस से बात करके जारी हुई है या नहीं, लेकिन सोर्सेज तो कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस नाराज है। उसके बारे में आगे बताऊंगा। दूसरी खबर यह आई कि चंडीगढ़ में मेयर के जिस चुनाव में इंडी गठबंधन ये सोचकर बैठा था कि बॉस आ गई हमारी पहली जीत, वहां बीजेपी को वो हराने का सोच रहे थे। और यहां इंडी गठबंधन पहले ही टेस्ट में बीजेपी को धूल चटाने का जो सपना देख रहा था वो टूट गया। बीजेपी का मेयर बन गया और इंडी गठबंधन हार गया। उसके बारे में भी आज आपको विस्तार से बताऊंगा कि वहां क्या ही हुआ। तीसरी खबर इनके लिए यह आई कि इंडी गठबंधन के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। बिहार में कल ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की थी। आज लालू के बेटे तेजस्वी से ईडी की पूछताछ चली है 8.5 घंटे। लालू परिवार का यह मामला नौकरी के बदले जमीन लेने का है। क्या क्या पूछा है ईडी ने, आपको एक एक डिटेल बताऊंगा। चौथी खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी से बचते फिर रहे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 घंटे के बाद आखिरकार रांची में दिखे। यह अपनी तरह का पहला मामला था जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के लिए कहा जा रहा था कि बॉस गायब हो गए, पता ही नहीं चल रहा मुख्यमंत्री कहां है। अब कहा जा रहा है कि अगर हेमंत सोरेन जेल गए तो वो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में, तो उसका भी पूरा हिसाब बताऊंगा। तो 4 बड़ी खबरें, चारों इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई और चारों बता रही है कि यह गठबंधन 2 फुट जमीन के नीचे जा रहा है। लेकिन पहले बात यूपी की करना जरूरी है, क्योंकि यूपी से लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी खबर आई। समाजवादी पार्टी ने आज किसी को हवा भी नहीं लगी और सीधे लोकसभा चुनाव के लिए 16 कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर दी। अभी इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग भी नहीं हुई है। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान भी चुनाव आयोग ने नहीं किया है, लेकिन अखिलेश यादव ने लिस्ट निकाल दी। बॉस भाई इंडी गठबंधन था तो इंडी गठबंधन से लिस्ट आनी चाहिए ना, इन्होंने अपनी निकाल दी। मैनपुरी से डिंपल यादव को टिकट दे दिया इन्होंने, बदायूं से धर्मेंद्र यादव को दे दिया, फिरोजाबाद से अक्षय यादव को, तो पहले तो परिवार के लोगों को दे दिया। इसके अलावा संभल से शफीकुर रहमान बर्क, एटा से देवेश शाक्य, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, धौरहरा से आनंद भदौरिया, उन्नाव से अनु टंडन को कैंडिडेट बनाए, लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को उतारा है, फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य, अकबरपुर से राजाराम पाल, बांदा से शिव शंकर सिंह पटेल और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के अलावा अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, बस्ती से रामप्रसाद चौधरी और गोरखपुर से काजल निषाद को इन्होंने उतार दिया। 16 सीट, 80 लोकसभा सीटों में से 16 पर अखिलेश ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। मतलब इनका चुनाव चिन्ह साइकिल है, लेकिन भैया इन्होंने मोटर लगा दिया उसमें, सबसे तेजी से भाग रहे हैं आगे आगे। समाजवादी पार्टी की इस लिस्ट में 3 लोग तो अखिलेश के परिवार के ही हैं। बाकी जो नाम है उनमें संभल से शफीकुर रहमान बर्क को फिर से टिकट दिया गया है। जबकि शफीकुर रहमान बर्क की उम्र सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। बर्क साहब की उम्र जानते कितनी है? भाई साहब 93 साल के हैं, 93 साल के, और समाजवादी पार्टी अब भी इन्हीं बर्क साहब को चुनावी मैदान में उतार रही है। 93 साल का कैंडिडेट। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में एक और सीट है जिसकी बहुत चर्चा है, और वो है फैजाबाद लोकसभा सीट। वही फैजाबाद जिसका नाम अब अयोध्या है। इस सीट पर दलित चेहरा अवधेश प्रसाद को उतारा गया है। अवधेश प्रसाद सीनियर लीडर है, मुलायम सिंह के करीबी रहे, 9 बार के विधायक हैं। और आप देखिए जिस अयोध्या में राम मंदिर बना, जिस अयोध्या की चर्चा देश भर में है, जिस राम लहर की चर्चा देश भर में है, अखिलेश यादव ने उस अयोध्या में कैंडिडेट उतारा पहली लिस्ट में और मैसेज दे दिया कि हम बीजेपी से लड़ने को तैयार हैं बॉस, हेड ऑन, उसी अयोध्या में चैलेंज देंगे तुमको। यह अखिलेश यादव मैसेज दे रहे हैं। लेकिन पहले यह देख लीजिए कि जिन 16 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट आ गई, वहां 2019 के चुनाव में कौन जीता था, यह लिस्ट कैसे बनाई अखिलेश यादव ने, आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये जो 2019 में क्या हुआ था इन 16 सीटों पर, उसका आकलन आपको बताता हूं। यह सीट जो थी, जो आज लिस्ट आई 16 सीट, उसमें 2019 में बीजेपी कितनी सीट जीती? बीजेपी जीती थी इन 16 में से 13 सीट। समाजवादी पार्टी कितनी सीट जीती थी? 2 सीट। बीएसपी जो साथ मिलकर लड़ रही थी वो जीती थी 1 सीट।
और कांग्रेस वाले भाई लोग जीते थे नील बटे सन्नाटा 0। तो समाजवादी पार्टी ने जिन 16 सीट पे अपने कैंडिडेट उतारे उनमें से मात्र 2 सीट उसने जीती थी। तो फिर यही 16 क्यों चुने, इसकी वजह भी बताऊंगा। दरअसल कांग्रेस के पास इन 16 सीटों में कुछ भी नहीं है, मामला खत्म है उनका। फिर भी सूत्र बता रहे हैं कि अखिलेश यादव की 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस नाराज है। 0 सीट आई है इनकी, लेकिन फिर भी नाराज है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर तो अभी बातचीत चल ही रही थी, लेकिन अंतिम नतीजे पर पहुंचने से पहले ही समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। समाजवादी पार्टी की लिस्ट में फर्रुखाबाद सीट का नाम आने पर भी कांग्रेस को आपत्ति है, क्योंकि इसी फर्रुखाबाद सीट से उनके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद चुनाव लड़ते हैं। तो अब सलमान खुर्शीद का क्या होगा बॉस, क्योंकि वहां तो सपा ने अपना कैंडिडेट उतार दिया। कांग्रेस के जो लोग फर्रुखाबाद सीट को लेकर नाराजगी जता रहे हैं, उन्हें यह देखना चाहिए कि पिछली चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस का हाल क्या हुआ था। जिस फर्रुखाबाद सीट की बात हो रही है, जरा वो देखिए। कांग्रेस किस बात पे नाराज होती है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि झूठे ये लोग नाराज होते हैं। फर्रुखाबाद सीट, इसमें क्या हुआ था 2019 में बॉस? बीजेपी को कितना वोट आया था? बीजेपी को वोट मिला था 5,69,000 और 880 वोट मिला था बीजेपी को। दूसरे नंबर पे कौन था भैया? दूसरे नंबर पर बीएसपी थी, जो समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही थी। इनको वोट आया था 3,48,000 और 178 वोट। और जो नाराज फूफा है कांग्रेस, इनकी तरफ से सलमान खुर्शीद मैदान में थे। इनको कितना वोट मिला था? 55,258 वोट। कहां बीजेपी 5-5.5 लाख के ऊपर बैठी है, कहां बीएसपी 3.5 लाख के पास बैठी है। ये लोग 55,000 पे अटके हुए हैं, लेकिन नाराज चल रहे हैं कि अखिलेश यादव ने फर्रुखाबाद सीट पे कैंडिडेट कैसे उतार दिया। अरे बॉस, यहां गाड़ी में पेट्रोल है ये नहीं है, और इनकी नाराजगी खत्म नहीं होती है कि हमको चलने क्यों नहीं बोले, साथ में मेरे पास भी तो बाइक है। अरे बाइक में तुम्हारे पेट्रोल भी तो होना चाहिए। जो तुम्हारी बाइक में बैठेगा वो तो खुद ही बैठ जाएगा। अखिलेश ने इन 16 सीटों की ही लिस्ट क्यों निकाली, यह भी सवाल है। और सबसे पहले लिस्ट क्यों निकाली, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह कांग्रेस ही मानी जा रही है। पहली वजह तो यह है कि इन 16 सीटों में लखनऊ, फर्रुखाबाद, खीरी जैसी सीटें कांग्रेस अपने लिए चाह रही थी। दूसरी वजह यह है कि इन 16 सीटों में कुछ सीटें समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें हैं, वहां भी कांग्रेस अपना रुमाल डाल देना चाहती। तो अखिलेश यादव ने एक तो मैसेज दे दिया कि बॉस हम तैयार हैं, पहले लिस्ट निकाल रहे हैं। दूसरा, इससे पहले कि कांग्रेस वाले भाई लोग कहें कि नहीं हमको दो है, निकाल दिए भैया, अब तो लिस्ट निकाल दिया, अब क्या हो सकता है। एक वजह यह भी है कि अखिलेश यादव ने उन लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जिन पर 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूत थी। अब आप देखिए अखिलेश यादव की स्ट्रैटेजी क्या है। जो ये 16 सीटें चुनी गई, उनका आकलन देखिए। ये जो 16 सीट है, इन 16 सीटों में 83 विधानसभा सीटें पड़ती हैं। विधानसभा सीट पड़ती है इन 16 सीटों में। तो जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें इन विधानसभा सीटों में क्या हुआ था? इन 83 में, इस 83 में से समाजवादी पार्टी प्लस इनको कितनी सीट आई थी? इनको 83 में से आई थी 28, और बीजेपी गठबंधन को आई थी, बीजेपी प्लस को 55 सीट। तो अगर अखिलेश यादव के लिहाज से देखिएगा तो उनको लग रहा है कि भाई यहां हम कुछ तो ठीक ही थे, तो यहां उतार दो, क्योंकि भैया यहां पर आप जो है उतारोगे तो कांग्रेस से लड़ना भी नहीं पड़ेगा। हमने कहा अरे भैया हमने तो निकाल दी लिस्ट, अब क्या कर सकते हैं, आप कहीं और देख लो, कहीं और बैठ जाओ। 2022 के विधानसभा वार नतीजे आप देखेंगे तो 16 में से ये जो 16 सीट हैं, इसमें 6 पर लीड थी समाजवादी पार्टी को। अगर आप इस विधानसभा के नतीजों को कन्वर्ट करेंगे लोकसभा में, 16 में से 6, जबकि उनको पिछले बार मिली थी 2। तो इसलिए हालांकि इसमें आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि जब नरेंद्र मोदी का नाम आता है, उनके नाम पे वोट पड़ना होता है, तो ये सब लीड फीड सब खत्म हो जाती है। अखिलेश ने कांग्रेस को 11 सीट का ऑफर दिया और सीधा मैसेज यही दिया था कि ये 11 लेना है तो लो, नहीं तो कट लो। यही टाइप का मैसेज था उनका। समाजवादी पार्टी की तरफ से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला बताया गया था, उसमें कांग्रेस को 11 सीटें, जयंत चौधरी की आरएलडी को 7 सीट और 62 सीट पर समाजवादी पार्टी ने रुमाल डाल दिया था कि यहां तो हम ही लड़ेंगे बॉस। लेकिन कांग्रेस को 11 सीटें मंजूर नहीं है।
3 राउंड की बातचीत में कांग्रेस की तरफ से कम 21 सीटों की डिमांड हुई थी, लेकिन अखिलेश ने एक तरफा ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को 11 सीटें मिलेंगी। कांग्रेस को तो यह भी नहीं पता कि ये 11 सीटें होंगी कौन। आप सोचिए कांग्रेस की क्या छीछा लेदर हो रखी है। बंगाल में ममता कह रही है कि 2 सीट से ज्यादा दूंगी नहीं। भक्त ये यूपी में कह रहे हैं कि 11 सीट देंगे और यही 11 देंगे, लेना है तो लो नहीं तो जाओ वाला हिसाब चल रहा है। और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके साथ कोई न्याय नहीं कर रहा है इंडी गठबंधन में, वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के पास यूपी में कोई बार्गेनिंग पावर भी नहीं है, इसलिए जो अखिलेश कहेंगे वो कांग्रेस को मानना होगा। क्योंकि यूपी में अगर आप वोट शेयर देखेंगे 2022 चुनाव का, कांग्रेस को कितना वोट आया था 2022 में, जो अभी अभी चुनाव हुए थे 2022 के, 2022 यूपी, यहां पर कांग्रेस का वोट शेयर कितना था? कांग्रेस का वोट शेयर था 2.33%, बॉस 2%। समाजवादी पार्टी का वोट शेयर था 32%। आरएलडी का वोट शेयर था 2.85%, मतलब आरएलडी भी कांग्रेस से ज्यादा था। भैया तुम्हारा 2% वोट शेयर है और तुमको चाहिए कांग्रेस को वहां पर यूपी में सीट, कौन देगा? कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि 2019 का चुनाव अगर आप देखिएगा, कांग्रेस लड़ी कितने पे? कांग्रेस लड़ी थी 67 सीट पे बॉस, 67 सीट पे, और जीती कितनी? जीती 1 सीट जीते थे ये लोग, 1 सीट। समाजवादी पार्टी 37 पे लड़ी थी तो 5 जीती थी। तो ये तो इनका हिसाब है भाई। अरमान पालने में तो किसी को कोई लगता है? हर आदमी चाहता है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी हम ही बन जाए, सबसे प्रसिद्ध आदमी हम ही बन जाए। हर आदमी आज की डेट में रील बनाता है तो सोचता है कि अरे मिलियन से कम व्यूज आएगा, यहां सब्सक्राइबर आइए नहीं, मिलियन व्यूज कहां से आएगा? यूपी में जिस तरह से अखिलेश ने पहली लिस्ट जारी कर दी, उससे साफ है कि यूपी में भी इंडी गठबंधन को बड़ा झटका लगने वाला है। इंडी गठबंधन को बिहार में झटका पहले ही लग चुका है, वहां तो अब इंडी गठबंधन के बचे खुचे लोगों को झटके पे झटका लग रहा है। लालू यादव के परिवार के और बुरे दिन आ गए। आज लैंड फॉर जॉब स्कैम में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ चली है। कल लालू यादव से ईडी ने 9 घंटे पूछापाछी की। आज तेजस्वी यादव से 8.5 घंटे पूछापाछी चली है। सूत्र बता रहे हैं कि लालू यादव से 50 सवाल पूछे गए थे। आज तेजस्वी यादव से भी 50 से 60 सवाल पूछे गए हैं, कहा जा रहा है। कल की तरह आज भी पटना में जबरदस्त हंगामा हुआ। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी कार्यकर्ता भारी संख्या में जमा हो गए और तेजस्वी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जैसे ही तेजस्वी यादव की गाड़ी ईडी दफ्तर के बाहर पहुंची, उनकी गाड़ी को लोगों ने घेर लिया। किसी तरह तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं की भीड़ से निकलकर ईडी के दफ्तर गए। वहां क्या माहौल था जरा एक बार देखिए। ऐसा लग रहा है कि कोई जननायक जो है वो देश को आजादी दिला के आया, जबकि भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी के सवालों का जवाब देने जा रहे हैं। जरा माहौल देखिए एक बार सुबह क्या था। कार्यकर्ताओं का हुजूम, गाड़ी तेजस्वी यादव की जो गाड़ी है उसको घेर कर नारेबाजी कर रही है। और ये आप समझिए कि किस तरह से हालात जो है वो यहाँ पर बने हुए हैं। आप देखिए किस तरह से तेजस्वी यादव अब ईडी ऑफिस के बाहर पहुंच चुके हैं। जो तस्वीर है वो ये बता रही है कि किस तरह से लोग, जो कार्यकर्ता हैं आरजेडी के, जो समर्थक हैं, वो किस तरह से यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर नारेबाजी वो कर रहे हैं। मैं जब भी ऐसे सियासी तमाशा देखता हूं ना, मुझे सीधा नरेंद्र मोदी की तस्वीर याद आती है। जब नरेंद्र मोदी को गुजरात दंगों के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वो भी मुख्यमंत्री थे, चुपचाप गए, कोई तमाशा इस तरह का नहीं, मोदी जिंदाबाद फलाने, कुछ नहीं, चुपचाप गए, अंदर एक चाय भी नहीं पिए, जो सवाल पूछा गया जवाब दिए, बाहर आए, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया, सब क्लियर हो गया। इतना तमाशा क्या करना है बॉस की तेजस्वी यादव जिंदाबाद? और जिंदाबाद तो अंदर जाइए, जवाब दीजिए। बाहर जिंदाबाद बोलने से ईडी नहीं पूछेगी क्या? इधर ईडी दफ्तर में के अंदर तेजस्वी यादव से पूछताछ हुई, बाहर आरजेडी नेता अपना गुस्सा मोदी सरकार पर निकालने लगे, नरेंद्र मोदी को कोसने लगे। यह आरोप लगाया कि ईडी सब कुछ नरेंद्र मोदी के इशारे पर कर रही है। जरा सुनिए क्या बोल रही है पब्लिक।
देखिए, ये एक शुरुआत है। मैंने कहा कि जिस तरह से 2024 को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं और देश के जितनी भी विपक्ष पार्टियां हैं, दल है, उनके नेताओं को इसी तरह से डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं और देश की जनता इसको बहुत अच्छे से बारीकी से देख रही है और इसका खामियाजा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और ख़ास तौर पे प्रधानमंत्री को 2024 में भुगतना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है ये वाली स्क्रिप्ट ना व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के भेजी गई है कि नरेंद्र मोदी हमसे डरते हैं, हमसे डर रहे हैं इसलिए ईडी भेज दी है, हमको जेल भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा, पिछले बार बताइए 2019 के चुनाव में, तब तो ईडी नहीं पहुंची थी इनके पास, तब तो आराम से चुनाव लड़े थे। कितनी सीट लाए थे बिहार में ये लोग? 0 सीट आई थी आरजेडी की लोकसभा चुनाव में, 0। लालू यादव और उनकी पार्टी भले ही नरेंद्र मोदी को जितना कोस ले, लेकिन आरोपों की उंगलियां तो लालू परिवार पर ही उठ रही हैं। और लैंड फॉर जॉब स्कैम में सिर्फ लालू और तेजस्वी नहीं बल्कि पूरा परिवार फंसा हुआ है। ईडी और सीबीआई की चार्जशीट में आरोपी लालू यादव को बनाया गया, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटी हेमा यादव, सबका नाम है भाई। लालू यादव के परिवार से जुड़े इस घोटाले की कहानी भी बहुत हैरान करने वाली है। ईडी के मुताबिक ये ऐसा घोटाला था जिसमें लालू यादव और राबड़ी देवी का गाय पालने वाला भी रईस बन गया। ईडी की जांच में यह पता चला कि राबड़ी देवी की गौशाला में एक पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के एक उम्मीदवार से रिश्वत के रूप में प्रॉपर्टी ली और बाद में उसे प्रॉपर्टी को लालू यादव की बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया गया, ये ईडी के मुताबिक। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोई स्कैम ही नहीं हुआ, भाई लालू जी तो सजा याफ्ता है चारा घोटाला मामले में, उसमें जब कह दिए एक दिन कि भाई उसमें तो हम कुछ किए ही नहीं, तो इसमें तो अभी बहुत जांच बची। लैंड फॉर जॉब स्कैम क्या है, इसकी पूरी कहानी भी आपको शॉर्ट में समझाता हूं। ये घोटाला जो आरोप लग रहा है वो 2004 से 2009 के बीच का है। लालू यादव तब यूपीए सरकार में रेल मंत्री होते थे। आरोप है कि तब पद का दुरुपयोग करते हुए लालू यादव ने रेलवे में नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली। अब समझिए ये घोटाले में कैसे अंजाम दिया गया होगा जो ईडी कह रही है। पहले ये लालू यादव के करीबियों की मदद से शेल कंपनियां खोली गई, ये ईडी का आरोप है। फिर दिखाया गया कि इन कंपनियों ने कुछ जमीनें खरीदी हैं। उसके बाद बहुत कम रकम पर कंपनी के शेयर लालू यादव के परिवार के सदस्यों को ट्रांसफर करने का आरोप है। जांच एजेंसियों का आरोप है कि अमित कात्याल नाम का एक व्यक्ति जो लालू यादव का करीबी है, वो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए इन कंपनियों का मैनेजमेंट करता था। आज इसी घोटाले के आरोपों से फंसे हुए तेजस्वी यादव से ईडी ने लंबी पूछताछ की। ईडी की 12 सदस्यीय टीम ने तेजस्वी यादव से पूछताछ की। जिस कंपनी के आप मालिक हैं वो कंपनी कैसे बनी, कब बनी, ये तेजस्वी यादव से ईडी ने पूछा। फिर पूछा कि जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया बॉस आपको। फिर पूछा कि आपकी कंपनी 4 करोड़ की थी, लेकिन कंपनी बनने के महज कुछ सालों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे हुआ। कंपनी की कमाई का जरिया क्या था। नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा। 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे ले लिया। आपने करोड़ों कहां से कमाए, कैसे कमाए। भाई ईडी दरअसल यह जानना चाहती है कि लालू परिवार के पास वो कौन सा फार्मूला है जिसके आधार पर परिवार ने इतनी जमीनें हासिल कर ली, इतना पैसा कमा लिया। इसमें क्या गलत है भाई, बता दीजिए कि ये देखिए ये सारा डॉक्यूमेंट है, ऐसे ऐसे किए हैं, खत्म मामला। लालू यादव और उनका परिवार तो घोटाले के आरोपों के चक्कर में फंसा है। नीतीश कुमार के जाने से बिहार में इंडी गठबंधन को भी कोई नहीं पूछा। बिहार में इंडी गठबंधन को इतना बड़ा झटका लगा है, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को मजाक सूझ रहा है। आज बिहार में रैली के दौरान राहुल गांधी ने पहली बार नीतीश कुमार पर बयान दिया, कहा कि उन्हें तो नीतीश कुमार की कोई जरूरत ही नहीं। नीतीश कुमार का नाम लेकर राहुल गांधी चुटकुला सुनाने लगे। सुनिए एक बार राहुल जी को। आपके चीफ मिनिस्टर गवर्नर के यहां स्वेरिंग इन के लिए गए, बड़ा धूमधाम था। वहां पे बीजेपी के नेता बैठे थे, गवर्नर साहब बैठे थे, सब एमएलए बैठे थे। स्वेरिंग इन होती है, शपथ लेते हैं चीफ मिनिस्टर का। उनके मंत्री, 2-3 मंत्री भी शपथ लेते हैं, खूब तालियां बजती हैं और फिर नीतीश जी निकल जाते हैं
वापस सीएम हाउस की ओर चल जाते हैं। गाड़ी में पता लगता है कि वो अपना शॉल गवर्नर के घर में छोड़ आए, तो ड्राइवर से कहते हैं भैया चलो वापस चलो, शॉल उठाना है। तो ड्राइवर गाड़ी घुमाता है, गवर्नर के घर आता है। नीतीश जी निकलते हैं, गवर्नर के पास जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं। गवर्नर कहते हैं भाई इतनी जल्दी वापस आ गए। तो ये हालत है बिहार की। बताइए, जोक सुना रहे वहां खड़े हुए, और ये हालत है बिहार की, ये हालत है नीतीश कुमार की। काहेला लिए थे इंडी गठबंधन में, तभी बोलते कि इनको बाहर करो भाई, इनका कोई भरोसा नहीं है। इंडी गठबंधन का हाल अब यह है कि उसके नेताओं की अब हर तरफ से खिंचाई हो रही, जैसे असदुद्दीन ओवैसी भी कर रहे हैं खिंचाई भाई। ओवैसी ने कहा कि 2015 से कई बुद्धिजीवियों और नेताओं दोनों को डबल कोर्ट में लिखा कि वो गालियां खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने बिहार में महागठबंधन का साथ नहीं दिया। तब भी और 2022 में ओवैसी ने कहा कि उन्होंने तब भी कह दिया था कि नीतीश नहीं लिख रहे नीतीशवा बीजेपी में वापस जाएंगे। ये इन लोगों की सियासी समझ का साफ सबूत है कि ये हर बार गलत साबित हुए। ये सेक्युलरिज्म के चौधरियों ने बीजेपी को 2 बार जितवा दिया, लेकिन गाली AIMIM को पड़ती है। बिहार में तो इंडी गठबंधन का फ्यूचर बिगड़ चुका है, झारखंड में भी बुरा हाल है। वहां इंडी गठबंधन में शामिल हेमंत सोरेन ईडी से बचते फिर रहे हैं। कल पूरे दिन यह खबर चलती रही कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। चीफ मिनिस्टर गायब हो गया, ऐसी खबरें चलने लगी। ईडी की टीम दिल्ली में उनके घर पर थी, लेकिन हेमंत सोरेन कहीं गायब हो गए। आज अचानक हेमंत सोरेन रांची में मीटिंग करते दिखे। हेमंत सोरेन ने सीएम आवास पर अपने नेताओं के साथ मीटिंग की, और इस मीटिंग में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी थी, जिनके बारे में चर्चा है कि अगर हेमंत सोरेन जेल गए तो पत्नी को मुख्यमंत्री बना देंगे। हेमंत सोरेन के गायब होने और फिर रांची में दिखने पर उनकी पार्टी ने सफाई भी दी कि ईडी को तो 31 जनवरी को बुलाया गया था, ईडी ने बुलाया था, तो फिर पहले ही ईडी की टीम क्यों पहुंची बॉस? हेमंत सोरेन तो निजी काम से दिल्ली गए थे। हेमंत सोरेन को जिस तरह से ईडी खोज रही थी, उस पर बीजेपी ने हेमंत सोरेन पर सियासी पोस्टर भी जारी कर दिया, जो बड़ा वायरल हो रहा है। झारखंड बीजेपी ने एक पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें लिखा गुमशुदा की तलाश, और तस्वीर छपी थी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। पोस्टर में हेमंत सोरेन की जानकारी देने वाले को 11,000 रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। कल दिल्ली में ईडी की टीम 13 घंटे हेमंत सोरेन की खैर खबर लेती रही। हेमंत सोरेन तो नहीं मिले, लेकिन ईडी ने उनके आवास से 36 लाख रुपए कैश जब्त कर लिया। इसके अलावा ईडी ने हेमंत सोरेन की 2 BMW कार को भी जब्त किया है। ईडी के सूत्रों के मुताबिक जिन कार को ईडी ने जब्त किया, उसको लेकर ऐसा आरोप है कि वो बेनामी संपत्ति से खरीदी गई। यही वो गाड़ियां हैं। इंडी गठबंधन के ज्यादातर नेता तो ईडी के फेर में फंसे हुए। इनका नाम इंडी था कि ईडी गठबंधन था, पता नहीं। खैर, उधर इस गठबंधन की हालत यह है कि ये जीता हुआ चुनाव बिहार जाते हैं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव आज होना था। अरविंद केजरीवाल पार्टी के मूड में थे, पहले ही माहौल बना दिया है, बॉस जीत रहे, इंडी गठबंधन की पहली जीत होने जा रही है, ये सब स्टेटमेंट दे दिए। उनका और कांग्रेस का गठबंधन है, ये वो चुनाव जीत लेंगे। लेकिन मेयर चुनाव में वोट पड़े और रिजल्ट आया तो इंडी गठबंधन का मोए हो गया। वो हार गए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 20 वोट थे, बीजेपी के पास 16 ही वोट थे, लेकिन मेयर चुनाव बीजेपी जीत गई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 8 वोट इनवैलिड हो गए। बीजेपी को 16 वोट मिल गए और इंडी गठबंधन के 8 वोट चूंकि इनवैलिड हो गए, तो उनको 12 ही वोट मिला, मेयर बन गया बीजेपी का फिर से। केजरीवाल देखे रिजल्ट तो भड़क गए, क्योंकि ऐलान तो पहले ही कर चुके थे कि चंडीगढ़ मेयर का चुनाव इंडी गठबंधन जीत रहा है। रिजल्ट आया तो केजरीवाल ने कहा कि बॉस धांधली हुई है। सुनिए एक बार केजरीवाल। 36 में से 8 वोट इनवैलिड, मतलब 25% वोट। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए।
और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में। कुछ भी मार्शल लॉ लागू करना पड़े। अरे भैया, अगर चुनाव में धांधली हो रही थी पंजाब में, आपको कैसे 100 के करीब सीटें आ गई? और जिनको बड़ा शौक है बैलेट से चुनाव कराने का, कागज से चुनाव हुआ तो खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि वहां धांधली हो गई। अब आम आदमी पार्टी इस मामले को कोर्ट ले जाने की बात कर रही है। फिलहाल की स्थिति में जो जीता वही सिकंदर वाली स्थिति है।